आज हम इतिहास के घने कोहरे को चीरते हुए एक ऐसे समय में वापस जाते हैं जो शाब्दिक धुंध से घिरा हुआ था। एक ऐसे समय में वापस जाते हैं जो लाक्षणिक धुंध से घिरा हुआ था। ईसा पूर्व 753 के आसपास इतालवी प्रायद्वीप की कल्पना करें। हवा ठंडी और नम है, सुबह की ओस से भारी है, घास के हर ब्लेड और जंगल के हर पत्ते पर टाइबर नदी चुपचाप बहती है। इसकी सतह एक धुंधला परावर्तक दर्पण है। यह भव्य स्मारक नहीं है, यह हलचल भरे शहर नहीं है, बल्कि एक आदिम दुनिया है। प्राकृतिक दुनिया की ओर देखें, देवताओं के दायरे की ओर देखें और उनके बीच की रेखा खतरनाक रूप से पतली लगती है। यहीं इस प्राचीन नदी के दलदली किनारों पर हमारी कहानी शुरू होती है। रीड्स में फंसी एक क्रूड टोकरी के अंदर दो शिशु लड़के लेटे हुए हैं, दुनिया से छिपे हुए। उन्हें छोड़ दिया गया है तत्वों की दया पर। उनकी चीखें जंगल के विशाल खालीपन में समा गई हैं, लेकिन भाग्य या देवताओं की कोई योजना इंटरवीन्स। एक भेड़िया जंगल की एक झलक आवाज की ओर खींची जाती है। वह शिकार नहीं ढूंढती, वह कुछ देखती है जिसे वह बचाना चाहती है। वह शिशुओं को अपनी नाक से धकेलती है और फिर वह उन्हें अपने दूध से पोषित करती है। इस असामान्य करुणा ने उनका नाजुक जीवन बनाए रखा। यह एक संकेत है, आने वाले की पूर्व सूचना। लड़के, जिन्हें बाद में रोमुलस और रेमुस कहा जाएगा, फाउस्टुलस नामक एक साधारण चरवाहे द्वारा पाए जाते हैं। वह और उसकी पत्नी जुड़वां बच्चों की तरह उन्हें पालते हैं। वे लड़कों को जंगल के तरीके और जीवित रहने के कौशल सिखाते हैं। लड़के मजबूत और साहसी बनते हैं। उनकी आत्माएं जंगल की क्रूसिबल में गढ़ी जाती है। वे अपने दिव्य वंश या उस मॉन्यूमेंटल नियति से अनभिज्ञ रहते हैं जो इंतजार कर रही है। उनका बचपन लचीलेपन का एक प्रमाण है। स्थानीय जनजातियों में उनकी कहानी फुसफुसाई जाती है। एक किंवदंती का बीज है, फर्टाइल ग्राउंड के लिए प्रतीक्षा कर रहा। जैसे जैसे वे फॉर्मिडेबल जवान होते हैं, उनकी कथा उन लोगों का ध्यान आकर्षित करती है जो ब्रह्मांड के संकेत पढ़ते हैं। एक भविष्यवाणी हवाओं पर फैलने लगती है। अनदेखे ऑरिकल्स और गांव के बुजुर्ग इसे कहते हैं, देखो, ये मंगल के बेटे एक भेड़िया द्वारा पाले गए। आवाजें बुदबुदाती हैं। उनके खून में एक देवता की आग है। उनके खून में जानवर की टेनासिटी है। उनके हाथों से एक शहर उठेगा। इसकी नींव संघर्ष में रखी जाएगी। इसकी दीवारें आकाश तक पहुंचेंगी और इसका नाम दुनिया भर में रेवरेंस और डर के साथ बोला जाएगा। इस एक बीज से एक साम्राज्य निकलेगा, शासन और सहने के लिए नियत। समय बीतता गया और भविष्यवाणी हरकत में आने लगी। रोमुलस अब पूरी तरह से बड़े हो चुके थे। रेमुस अब पूरी तरह से बड़े हो चुके थे। उन्होंने अपनी असाधारण नियति का खिंचाव महसूस किया। वे अब चरवाहों के रूप में रहने से संतुष्ट नहीं थे। उनके भीतर एक बड़ी महत्वाकांक्षा जल रही थी, कुछ स्थायी बनाने की इच्छा। एक ऐसा शहर जो उनकी ताकत और उनकी दिव्य विरासत का एक स्मारक के रूप में खड़ा होगा। वे उन्हीं भूमि पर लौट आए जहां उन्हें नदी से बचाया गया था, उन 7 पहाड़ियों के समूह पर जो आसपास के मैदानों से उठती थीं। यहीं रणनीतिक रूप से लाभप्रद पलाटाइन हिल पर उन्होंने अपना भविष्य बनाने का फैसला किया। पहाड़ी ने टाइबर और उपजाऊ घाटियों का एक कमांडिंग दृश्य प्रस्तुत किया, किसी भी संभावित दुश्मनों के खिलाफ एक प्राकृतिक किला। रोमुलस दोनों में हमेशा अधिक व्यावहारिक और प्रेरित एक शहर की स्थापना के पवित्र अनुष्ठान की शुरुआत की। उसने एक सफेद गाय और एक बैल को हल से जोता और पृथ्वी में एक गहरी फरो खोद दी जो उसके नए सेटलमेंट की प्रस्तावित सीमा पोमीरियम को चिह्नित करती थी। यह केवल एक फिजिकल कार्य नहीं था, यह एक गहरा धार्मिक कार्य था। देवताओं और पुरुषों के लिए एक सॉलम घोषणा थी कि यह भूमि अब पवित्र है, एक महान उद्देश्य के लिए अलग रखी गई है। उसने इस रेखा से उठने वाली दीवारों की कल्पना की, एक संरक्षित स्थान जिसके भीतर एक नए लोग फल फूल सकते हैं, अपने अनुयायियों के लिए एक घर और अपनी शक्ति और अथॉरिटी का एक बीकन। हालांकि निर्माण का कार्य तुरंत भ्रातृ संघर्ष से मार्ड हो गया। एक डार्क शैडो जो रोम की स्थापना के नैरेटिव का हमेशा एक हिस्सा रहेगा। रेमुस अपने भाई की अग्रणी भूमिका से अपमानित और शायद ईर्ष्या से प्रेरित होकर नासेंट दीवारों का मजाक उड़ाया। डिफायंस के एक फिट में उसने रोमुलस द्वारा प्लाउट की गई उथली फरों पर छलांग लगा दी, एक गंभीर अपमान
जिसने नव स्थापित सीमा की पवित्रता का उल्लंघन किया। आगे क्या हुआ, इसके विवरण किंवदंती के कोहरे में खो गए हैं, अनगिनत विविधताओं में बताए गए और दोबारा बताए गए हैं। कुछ कहते हैं कि रोमुलस ने अनकंट्रोलेबल रेज के एक पल में अपने भाई को मार डाला। अन्य दावा करते हैं कि यह कार्य रोमुलस के एक अनुयायी द्वारा किया गया था। प्रिसाइज हाथ के बावजूद जिसने वार किया, परिणाम वही था। रेमुस मर गया और रोमुलस अकेला खड़ा था, शहर का अनडिस्प्यूटेड संस्थापक। फ्रैट्रिसाइड का यह दुखद कार्य रोमन साइकी का एक मूलभूत तत्व बन गया, एक स्पष्ट अनुस्मारक की व्यवस्था और राज्य की अखंडता सर्वोपरि थी, यहां तक कि सबसे पवित्र व्यक्तिगत बंधनों की कीमत पर भी। अपने भाई के जाने के बाद रोमुलस ने शहर का नाम अपने नाम पर रखा, रोम। पहले पत्थर रखे गए, पहली झोपड़ियां बनाई गईं और शहर एक भेड़िया की करुणा और एक भाई के खून से पैदा हुआ। एक हम्बल पहाड़ी बस्ती से अपनी लंबी इनएक्सोरेबल वृद्धि शुरू की। रोमुलस और रेमुस भेड़िया दिव्य भविष्यवाणी रोमन बच्चों के लिए एक साधारण सोने की कहानी से कहीं अधिक थी। समय के साथ यह लोक कथा से शक्तिशाली राजनीतिक विचारधारा में बदल गई। यह रोमन पहचान की आधारशिला और विस्तारवाद का औचित्य बनी। कहानी ने एक साझा नैरेटिव दिया जिसने विविध और झगड़ालू आबादी को जोड़ा। इसने कहा, वे केवल लोग नहीं बल्कि रोमन हैं। वे देवता के चुने वंशज और दिव्य नियति के उत्तराधिकारी थे। ये विश्वास एकता और असाधारणता की भावना लेकर आया और सदियों तक शहर के विकास को बढ़ावा दिया। नेताओं और गणराज्य के निर्माता माइथ की शक्ति समझते थे। उन्होंने इसे राज्य के ताने बाने में बुना। यह कहानी सार्वजनिक त्योहारों में सुनाई जाती थी, यह कला और वास्तुकला में चित्रित होती थी और यह राजनीतिक भाषणों में संदर्भित होती थी। जनरल सैनिकों को कहते थे, आप मंगल के बेटे हैं, रोमुलस की तरह। राजनेता रेमुस के उल्लंघन की छवि का हवाला देते थे, कानून और सीमाओं की पवित्रता के लिए। मिथक एक शासनादेश बन गया, एक दिव्य चार्टर जिसने शासन को वैध ठहराया। यह विचारधारा शुरुआती राजाओं के दौरान खास तौर पर महत्वपूर्ण थी। रोमुलस के बाद राजाओं का उत्तराधिकार चला। कुछ राजाओं के मूल रोमन थे, कुछ सबाइन मूल के थे, कुछ एट्रस्कन थे। प्रत्येक राजा ने शहर, धर्म और कानून में योगदान दिया। रोमुलस का मिथक इस विविध अवधि में निरंतरता का सूत्र बना। यह सुझाता था कि शहर की दिव्य प्रकृति किसी भी शासक से ऊपर थी। कहानी ने सबाइन्स और अन्य समूहों को रोमन फोल्ड में लाया, विरोधियों को साथी नागरिकों में बदला गया। यह रोम का पहला और सबसे स्थायी राजनीतिक प्रचार था। उसने पहचान के प्रश्नों का उत्तर दिया। हम कौन हैं? हम कहां से आते हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? रोमनों के लिए उत्तर स्पष्ट था। वे महानता के लिए डेस्टिन्ड थे। वे दुनिया में व्यवस्था लाने के लिए देवताओं द्वारा स्थापित शहर थे। मिथक, इतिहास, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, इनका मिश्रण एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन गया। क्योंकि रोमनों ने खुद को शासन करने के लिए नियत माना, उन्होंने उसी विश्वास और संकल्प के साथ काम किया और एक कथात्मक विरासत को एक साम्राज्य के ठोस तथ्य में बदल दिया। रोम एक शहर बनने से पहले यह छोटे अलग अलग बस्तियों का एक परिदृश्य था। 7 पहाड़ियां खाली नहीं थीं। विभिन्न इतालवी जनजातियां, लैटिन, सबाइन, उनकी अपनी रीति रिवाज, उनकी बोलियां, उनके सरदार, ये चरवाहों थे, ये किसान थे। वे क्लस्टर्ड साधारण वॉटल एंड डॉब झोपड़ियों में रहते थे। उनका जीवन मौसमों द्वारा शासित था। उनका क्षितिज घाटियों और चरागाहों तक सीमित था। रोमुलस द्वारा प्रारंभिक स्थापना यह केवल निर्माण नहीं था, यह एक राजनीतिक सामाजिक संलयन का कार्य था। एक उत्प्रेरक जिसने विभिन्न समुदायों को एक बड़े इकाई में खींचना शुरू किया। एकीकरण ग्रेजुअल था और हमेशा शांतिपूर्ण नहीं था। अंतर्विवाह, इंटरमैरिज, व्यापार, संघर्ष, सबाइन महिलाओं का पौराणिक बलात्कार, एक क्रूर किंतु मिथकीय रूप से प्रतीकात्मक घटना। जनजातियां अधिक बातचीत करने लगी। पलटाइन, कैपिटोलिन, क्विरिनल, उनकी बस्तियां धीरे धीरे फैल गईं, सीमाएं धुंधली हुईं। वे दलदली निचली भूमि में सामान व्यापार करने लगे। वही जगह बाद में रोमन फोरम बनी, एक सामान्य आर्थिक स्थान जिसने बंधन मजबूत किए और साझा पहचान को बढ़ावा दिया। शुरुआती राजाओं ने अमालगमेशन तेज की। वे केवल योद्धा नहीं थे,
वे शहर नियोजक और सामाजिक इंजीनियर थे। उन्होंने सामान्य धार्मिक त्योहार स्थापित किए। त्योहारों ने पहाड़ियों के लोगों को साझा देवताओं की पूजा के लिए एक साथ लाया। उन्होंने आबादी को क्यूरिये में संगठित किया। इससे पुरानी ट्राइबल रेखाएं टूटी और लोग एक बड़े सिविक निकाय का हिस्सा समझने लगे। यह डिलिबरेट पुनर्गठन पुरानी निष्ठाओं को तोड़कर एक एकीकृत रोमन नागरिकता बनाना चाहता था। शहर एक मेल्टिंग पॉट बन रहा था। बाहरी लोगों को अब्सॉर्ब किया जा रहा था, उन्हें रोमनों में बदला जा रहा था। नई शहरी पहचान रोम की असली ताकत थी। शहर दीवारों और इमारतों से अधिक है, ये उसके लोग और उनकी सामूहिक उद्देश्य की भावना है। एक सामान्य नाम, एक सामान्य बाजार, एक सामान्य मिथक, इनसे बनी एक सामाजिक इकाई, अधिक शक्तिशाली और लचीली। बढ़ती आबादी ने सेनाओं के लिए जनशक्ति दी, बड़े निर्माणों के लिए श्रम दिया और आसपास पर हावी होने की कलेक्टिव इच्छा दी। शहर अब सिर्फ एक जगह नहीं था, यह एक विचार था। रोम का भौतिक परिवर्तन उसकी बढ़ती राजनीतिक और सामाजिक जटिलता का सीधा प्रतिबिंब था। लौ युग के पास्टरलिस्ट्स की साधारण गोलाकार झोपड़ियां, मिट्टी और पुआल से बनी झोपड़ियों का क्लोजअप, धीरे धीरे अधिक स्थायी और परिष्कृत संरचनाएं उभरने लगीं। जैसे जैसे कृषि और व्यापार से धन जमा होता गया, लकड़ी के फ्रेम के साथ बने शुरुआती आयताकार घर दिखाई देने लगे और फिर पत्थर की नींव के साथ मजबूत घर। घरेलू वास्तुकला में यह विकास सामाजिक संरचना में बदलाव दिखाता है। एक अपेक्षाकृत बराबरी वाला जनजातीय समाज बनाम एक समाज जिसमें आम लोग और एक धनी भूमि मालिक अभिजात वर्ग के बीच बढ़ती भिन्नता। सबसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प विकास सार्वजनिक कार्य थे। पलाटाइन और कैपिटोलिन पहाड़ियों के बीच एक दलदली घाटी, शुरू का फोरम क्षेत्र। इस दलदल की निकासी एक इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। क्लोका मैक्सिमा, बेकार दलदल बदलकर रोमन फोरम बन गया। विजुअल सिंपल मार्केट, यहां लोग वस्तुओं का व्यापार करने के लिए एकत्रित होते थे। विजुअल क्राउड लिसनिंग, भाषण सुनने के लिए। विजुअल रिलीजियस सेरेमोनी, धार्मिक समारोह देखने के लिए। विजुअल सिविक गैदरिंग और नागरिक जीवन में भाग लेने के लिए। एक केंद्रीय सार्वजनिक स्थान के बाद शक्ति की वास्तुकला इसके चारों ओर आकार लेने लगी। पहला सीनेट हाउस क्यूरिया हॉस्टिलिया बनाया गया। इसका प्रारंभिक रूप संभवतः एक मामूली लकड़ी की संरचना था, फिर भी इसका अस्तित्व शासन की एक अधिक औपचारिक प्रणाली की ओर एक द्रुत संकेत था। पास में राज्य की रक्षा करने वाले देवताओं को समर्पित मंदिर उठने लगे। कैपिटोलिन हिल पर जुपिटर ऑप्टिमस मैक्सिमस का पहला मंदिर, एक भव्य परियोजना, एक विशाल संरचना जो शहर पर हावी थी। ये निर्माण केवल व्यावहारिक नहीं थे, वे सामूहिक पहचान और महत्वाकांक्षा के बयान थे। वे दीवारें जो अंततः 7 पहाड़ियों को घेरती थीं, केवल रक्षा के लिए नहीं थीं, वे एक निश्चित रेखा थीं। सभ्य रोमन दुनिया और परे बर्बर जंगल के बीच शहर से बाहर निकलने वाले व्यापार मार्ग पक्के और संरक्षित आर्थिक धमनियाओं बन गए। हर मंदिर, हर बेसिलिका, हर एक्वाडक्ट, ये सब रोम की श्रम को व्यवस्थित करने, संसाधनों को जुटाने और परिदृश्य पर अपनी इच्छा थोपने की क्षमता का प्रमाण थे। शहर एक जीवित जीव बन रहा था। इसकी पत्थर और मोर्टार का कंकाल हर गुजरती पीढ़ी के साथ मजबूत होता जा रहा था। राजाओं का युग, जिसने शहर को एकजुट करने और उसकी मूलभूत संस्थाओं को स्थापित करने का काम किया था, स्थायी नहीं था। जैसे जैसे रोम धन और शक्ति में बढ़ा, उसके प्रमुख अभिजात वर्ग के परिवार एक ही शासक के एब्सोल्यूट अधिकार से तेजी से रिजेंटफुल होते गए। अंतिम राजा लुसियस तारक्विनियस सुपरबस को बाद के इतिहास में एक टायरेंट के रूप में चित्रित किया गया था, जिसके परिवार के दुर्व्यवहार ने जनता को उनके ब्रेकिंग पॉइंट तक धकेल दिया था। क्रांति का लेजेंडरी उत्प्रेरक राजा के बेटे द्वारा नोबल वुमन ल्यूक्रेतिया का बलात्कार था, एक ऐसा कार्य जिसने सिमरिंग असंतोष को खुली बगावत में बदल दिया। 509 ईसा पूर्व में राजशाही को उखाड़ फेंका गया और राजा को हमेशा के लिए शहर से निष्कासित कर दिया गया। इस घटना ने एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत को चिह्नित किया। रोमन गणराज्य। रोमवासी किसी भी एक व्यक्ति की शक्ति के प्रति गहरे सस्पिशियस थे। उन्होंने टिरनी की वापसी को रोकने के लिए एक शासन प्रणाली तैयार की। रेस पब्लिका शब्द का अर्थ ही पब्लिक अफेयर, पब्लिक गुड है,
जो राजनीतिक दर्शन में एक रैडिकल बदलाव का प्रतीक है। शक्ति अब राजा की निजी संपत्ति नहीं होगी, यह एक साझा जिम्मेदारी होगी जो नागरिकों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित होगी। यह एक क्रांतिकारी अवधारणा थी जिसने अगले 2 सहस्राब्दियों तक पश्चिमी राजनीतिक विचार के पाठ्यक्रम को आकार दिया। नए गणराज्य के केंद्र में सीनेट थी। यह निकाय जो राजाओं के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल के रूप में मौजूद था, अब राज्य की केंद्रीय संस्था बन गया। सबसे शक्तिशाली परिवारों के प्रमुखों से बना सीनेटर सिद्धांत में रोम के सबसे बुद्धिमान और सबसे अनुभवी पुरुष थे। उन्होंने ट्रेजरी को नियंत्रित किया, विदेश नीति का निर्देशन किया, कानून प्रस्तावित किया। सीनेट की इच्छा को पूरा करने और राज्य का नेतृत्व करने के लिए 2 कंसल्स सालाना चुने जाते थे। इस प्रणाली की मास्टर स्ट्रोक इसकी बिल्ट इन चेक्स एंड बैलेंसेस थी। कंसल्स केवल 1 वर्ष के लिए सेवा करते थे। प्रत्येक के पास दूसरे के निर्णयों को वीटो करने की शक्ति थी, जिससे एक ही व्यक्ति के लिए किंगली शक्ति जमा करना लगभग असंभव हो गया था। राजशाही से गणराज्य में यह संक्रमण सीमलेस या तत्काल नहीं था। प्रारंभिक गणराज्य तीव्र सामाजिक संघर्ष था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द ऑर्डर्स के रूप में जाना जाता है। धनी पैट्रिशियन वर्ग, आम प्लीबियन वर्ग। प्लीबियंस ने अधिक राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और धीरे धीरे जीत हासिल की। उनके अपने प्रतिनिधि ट्रिब्यून्स, 12 तालिकाओं में कानून का कॉडिफिकेशन। यह चल रहा राजनीतिक विकास, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच शक्ति का यह निरंतर निगोशिएशन गणराज्य की एक परिभाषित विशेषता बन गया। इसने एक राजनीतिक प्रणाली बनाई जो गतिशील, लचीली और तेजी से फैलते राज्य के शासन की इमेंस चुनौतियों के अनुकूल होने में सक्षम थी। रोम में धर्म राज्य के साथ इनएक्सट्रिकेबल रूप से जुड़ा हुआ था। हमारे आज के अर्थों में चर्च और राज्य का कोई अलगाव नहीं था। देवता दूर, इथीरियल प्राणी नहीं थे जो केवल आफ्टर लाइफ से संबंधित थे। वे शहर के दैनिक जीवन में सक्रिय भागीदार थे और उसके कल्याण के शक्तिशाली संरक्षक थे। रोमवासी मानते थे कि उनके शहर, उनकी फसलों और उनकी सेनाओं की सफलता पैक्स डिओरुम पर निर्भर करती है। यह संबंध कॉन्ट्रैक्चुअल था। अगर रोमवासी सही अनुष्ठान करते और उचित बलिदान देते तो देवता बदले में सुरक्षा प्रदान करते। रोमन पैंथियन के शीर्ष पर कैपिटोलिन ट्राइड खड़ा था। बृहस्पति ऑप्टिमस मैक्सिमस, उसकी पत्नी जूनो, उसकी बेटी मिनर्वा बृहस्पति आकाश और गर्जना का देवता था, और वह रोमन राज्य का सर्वोच्च संरक्षक था। कैपिटोलिन हिल पर उसका मंदिर शहर का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल था। मार्केटिंग विजुअल, मंदिर की चमकती टेराकोटा छत और कैपिटोलिन हिल का दृश्य, यह केवल पूजा का स्थान नहीं था, यह एक राज्य अभयारण्य था। यहां विजयी जनरल अपनी ट्रायम्फल प्रोसेशन समाप्त करते थे। यहां महत्वपूर्ण संधियां संग्रहित होती थीं और यहां सीनेट कभी कभी मिलती थी। प्रमुख देवताओं के अलावा रोमन धार्मिक जीवन समृद्ध और विविध था। हर घर में घरेलू देवता थे, लार्स, पेनेट्स, जो परिवार और पेंट्री की रक्षा करते थे। हर चौराहे, पेड़ों के झुरमुट, हर झरने का अपना छोटा देवता था। धार्मिक त्योहार, फीरिये, रोमन कैलेंडर को चिन्हित करते थे और समुदाय को एक साथ लाते थे। ये अनुष्ठान सामाजिक सामंजस्य और देवताओं पर साझा निर्भरता की याद दिलाते थे। नागरिक विश्वास, सामाजिक नियंत्रण और राजनीतिक एकता का उपकरण था। पुजारी वही अभिजात वर्ग के पुरुष थे जो सीनेट पर प्रभाव रखते थे। धार्मिक और नागरिक कानून एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। सैक्रिलेज, ट्रांसर्ड ट्रीजन, नेता देवताओं की इच्छा का हवाला देकर इमेंस अथॉरिटी हासिल कर सकते थे और जनता को अपने लक्ष्यों के पीछे रैली कर सकते थे। यह विश्वास कि रोम पायस था, नागरिकों और सैनिकों को एक अनशेकेबल आत्मविश्वास देता था कि उनकी जीत सुनिश्चित है। इन मूलभूत तत्वों से एक शक्तिशाली मिथक, एक एकीकृत नागरिक पहचान, एक मजबूत राजनीतिक संरचना और एक राज्य प्रायोजित विश्वास, रोम ने अपना इनएक्सॉरेबल बाहरी विस्तार शुरू किया। उसकी लीजन्स का अनुशासन, उसके सीनेटरों की महत्वाकांक्षा और उसके इंजीनियरों की सरलता ने उसकी सीमाओं को लगातार बाहर धकेला। शाश्वत शहर का जन्म हुआ।